Today, lecture number 7, and today I will discuss about recursion basics. तो हम देखेंगे इस वीडियो में रिकर्सन कैसे वर्क करता है एंड 2-3 इजी क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि एक फैक्टोरियल हो गया एंड 1 to n तक हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं रिकर्सन की यूज़ करके, वो n से 1 तक हम देखेंगे कैसे प्रिंट करते हैं रिकर्सन यूज़ करके, वो देखेंगे। एंड उसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि है ये पावर ऑफ x to the power n लीड कोड का 50 मीडियम लेवल का क्वेश्चन, ये हम देखेंगे। उसके पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिकर्सन बेसिक से। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज़ रिकर्सन? रिकर्सन को हम समझ सकते हैं कि एक ड्रीम, उसके अंदर एक ड्रीम है, फिर उसके अंदर एक ड्रीम, ऐसे ड्रीम के अंदर ड्रीम के अंदर ड्रीम के अंदर ड्रीम, ऐसे रिकर्सन को हम समझ सकते हैं। अगर रिकर्सन का एक डेफिनेशन बोला जाए तो वो क्या है? फंक्शन कॉल इटसेल्फ, मतलब ड्रीम एक फंक्शन है, उसके अंदर हम फंक्शन एक कॉल कर दिए, ठीक है, वही रिकर्सन हो गया। अगर यहाँ पे देखने जाए हम मेन, एक मेन फंक्शन है, उसके अंदर है सी आउट मतलब प्रिंट ARI, ठीक है, उसके अंदर फिर से एक बार मेन, मतलब रिकर्सन क्या है कि फंक्शन उसके अंदर एक बार कॉल कर दिए उस फंक्शन को, मतलब फंक्शन कॉल इटसेल्फ, ठीक है। तो ये रिकर्सन है। तो पहले क्या होगा, इस कोड को हम ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन कैसे करेंगे? मेन जो फंक्शन है, जब प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होगा तो मेन फंक्शन में आएगा, आने के बाद तो मेन जो फंक्शन है वो कहाँ जाएगा? स्टैक के अंदर, ठीक है, स्टैक मेमोरी के अंदर जाएगा। जाने के बाद क्या होगा कि कोड वो लाइन बाय लाइन रन होगा, मतलब सी आउट ARI प्रिंट हो जाएगा, ARI प्रिंट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि मेन फंक्शन फिर से एक बार कॉल होगा, मतलब यहाँ पे भी फिर से एक बार मेन कॉल हो गया, बट ये अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ क्योंकि रिटर्न नहीं चला तो मेन रिलीज़ नहीं हुआ। स्टैक के अंदर ए भी है। फिर अगर मेन चल गया, मतलब इसके अंदर भी तो ये सी आउट एंड मेन है, दोनों चीज़ें, क्योंकि मेन फंक्शन है, यही मेन फंक्शन है, तो उसके अंदर भी सी आउट होगा, सी आउट में ARI एक बार फिर से प्रिंट होगा, देन फिर से एक बार मेन होगा, देन फिर से एक बार मेन आ जाएगा, ऐसे मेन होता चला जाएगा। क्योंकि रिटर्न नहीं है, तो रिटर्न नहीं होगा तो ये वाला जो फंक्शन है ये रिलीज़ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है रिकर्सन में, जो कि है बेस केस। वो क्या है? रिकर्सन में अगर हम बेस केस नहीं लगाएंगे ना, तो रिकर्सन इनफाइनाइट लूप की तरह काम करेगा, मतलब चलते जाएगा, पूरा मेमोरी फुल हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए? रिकर्सन में एक बेस केस चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ड्रीम के केस में भी एक बेस केस चाहिए। बेस केस क्या होगा ड्रीम के केस में? वेक अप जब हो जाएगा तब हम ड्रीम देखना छोड़ देंगे, तो वहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे भी मेन के अंदर हम कुछ बेस केस यहाँ पे लगा सकते थे, तो फिर ये प्रोग्राम स्टॉप होगा। बट यहाँ पे अगर रिटर्न नहीं लगाएंगे या फिर बेस केस नहीं लिखेंगे ना, तो प्रोग्राम चलता जाएगा। तो एक इजी सा प्रोग्राम देखते हैं, उसके अंदर से हम समझते हैं कि कैसे बेस केस यूज़ होता है। एंड एक फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम है, ठीक है। फैक्टोरियल हम कैसे करेंगे? अगर 5 का फैक्टोरियल, तो हम जानते हैं फैक्टोरियल 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ठीक है। तो ये है फैक्टोरियल का जो रियल है। तो इस क्वेश्चन को हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं। कैसे? 1 से n तक चलाएंगे एंड आंसर में आंसर इंटू करके हम देख सकते हैं। बट यहाँ पे हम रिकर्सन की मदद से हम फैक्टोरियल को देखना चाहेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इंट रिटर्न टाइप होगा एंड फैक्टोरियल मतलब फैक्ट एक फंक्शन का नाम है एंड x, ठीक है। सपोज 5 आ गया, ये है बेस केस, ये x = 0 एंड, ठीक है, रिटर्न 1, ये है बेस केस। हम इसमें बाद में आते हैं, रिटर्न फैक्ट ऑफ x इंटू फैक्ट ऑफ x - 1, मतलब 5 फैक्टोरियल है, ठीक है, 5 फैक्टोरियल है। इसका आंसर जो होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, ये होगा। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे देखेंगे कि 5 × फैक्ट ऑफ 4, बाकी काम रिकर्सन कर देगा। 5 × फैक्ट ऑफ 4, अगर हम फैक्टोरियल ऑफ 5 लिखेंगे तो आंसर आएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। अगर हम लिखेंगे कि 5 × 4 फैक्ट ऑफ 4, ठीक है, फैक्ट ऑफ 4 क्या रिटर्न देगा? 4 × 3 × 2 × 1, और 5 तो पहले से ही है, तो आंसर फैक्ट ऑफ 5 आ जाएगा। हमको कुछ चीज़ के बारे में देखना ही नहीं कि कौन सा चीज़ आगे होगा बाद में होगा, वो सब नहीं देखना है। हमको क्या करना है? फैक्ट ऑफ 4 कर देना है और 5 बाद आगे लिख देना है, ठीक है। तो अगर हमको एक जनरल केस ले कि x का निकालना है, तो x इंटू, यहाँ पे फैक्ट ऑफ x नहीं, x इंटू फैक्ट ऑफ x - 1, मतलब 5 × फैक्ट ऑफ
5 - 1, 5 - 1 मतलब 4, ठीक है। तो हर बार जब रिकर्सन कॉल होगा x का वैल्यू, यहाँ पे x क्या है 5 - 1, ठीक है, यहाँ पे 4 होगा। देन उसके बाद एक बार फैक्ट कॉल होगा, फैक्ट जब कॉल होगा 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3 आएगा, 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3 आएगा, ठीक है। देन उसके बाद एक बार जब कॉल होगा 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2 आएगा, ठीक है, फैक्ट ऑफ 2 होगा। देन उसके बाद जब कॉल होगा क्या होगा कि 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1 होगा, फैक्ट ऑफ 1। फिर उसके बाद जब कॉल होगा 1 इंटू फैक्ट ऑफ 1 - 1 मतलब 0। यहाँ पे आएगा एक कंडीशन जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर x का वैल्यू ये तो x का वैल्यू है 0, अगर x का वैल्यू 0 है रिटर्न 1 कर दो। तो यहाँ पे फैक्ट का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आया कि 0 इंटू फैक्ट ऑफ -1 ना होके यहाँ पे रिटर्न कर देगा 1, ठीक है। तो अभी ये जो चीज़ है यहाँ पे रिटर्न होगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मतलब 3, 2 यहाँ पे 3, ठीक है, 6। तो यहाँ पे रिटर्न होके जाएगा 6 इंटू 4, ठीक है, जो आंसर होगा 24 इंटू 5, 24 इंटू 5, ऐसे आंसर जाएगा, ठीक है। तो ये है फैक्टोरियल का कोड और इसका बेस केस। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, कैसे काम होता है। और एक चीज़ देखते हैं, ठीक है, तो उससे भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और इस चीज़ देखते हैं कि प्रिंट 1 to n, ठीक है। यहाँ पे हम क्यों इन टाइप का लिए थे, एक चीज़ और बता देते हैं क्यों इन टाइप का लिए थे। इन टाइप का लिए थे क्योंकि हमको जो यहाँ से रिटर्न करना है, मतलब यहाँ पे जब बेस केस f ऑफ 0 हिट हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे 1 रिटर्न किया था, 1 मतलब वो इंटीजर नंबर है। फिर उस 1 को हम पहले ही भेज दिए, मतलब रिटर्न होता जाएगा ना। फिर 1 इंटू 2 2 हो गया, यहाँ से 2 रिटर्न होता गया, ठीक है। 2 इंटू 3 यहाँ पे 6 रिटर्न हो गया, 6 इंटू 4 24 रिटर्न हो गया। मतलब हम इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहे थे, तो इसीलिए हम इंटीजर ले थे। बट यहाँ पे हमको क्या करना है कि प्रिंट करना है 1 to n। तो यहाँ पे हमको तो कुछ रिटर्न नहीं करना ना, इसीलिए हम वॉइड लेंगे और प्रिंट n करके एक ले लेंगे। और x मतलब n है, n मतलब n या x कुछ भी ले लो। एंड i जो है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि n होगा, ठीक है। तो ये है बेस केस। बेस केस को हम बाद में देखेंगे। सी आउट ऑफ i, ठीक है। अभी i की वैल्यू क्या है, अगर हम कॉल करेंगे प्रिंट n जो फंक्शन है वहाँ पे अगर हम कॉल करेंगे कि 5 तक हमको प्रिंट कराना है एंड i का जो वैल्यू है 1, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या होगा कि सी आउट ऑफ i, क्योंकि i इक्वल टू n होगा तो रिटर्न होगा, ठीक है। i का वैल्यू 1 है, ये i का वैल्यू है, ये n का वैल्यू है। अगर i का वैल्यू 1 है एंड n का वैल्यू 5 है तो नॉट इक्वल टू, तो वो कंडीशन रन नहीं होगा। तो सी आउट होगा, सी आउट i होगा मतलब 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से एक बार प्रिंट n चलेगा कि i + 1, ठीक है। प्रिंट n चलेगा, प्रिंट n फिर से एक बार चलेगा, 5 रहेगा, ठीक है। उसके बाद i + 1 मतलब 2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रिंट होगा क्या 2। उसके बाद फिर से एक बार प्रिंट n चलेगा, ठीक है, 5, 3 हो गया। तो उसके बाद क्या प्रिंट होगा 3, फिर से एक बार चलेगा 5, 4, तो यहाँ पे होगा कि 4 प्रिंट होगा। उसके बाद होगा 5, 5। यहाँ पे जब ये जो सिचुएशन है 5 = 5 मतलब n एंड i जब इक्वल हो गया तो यहाँ पे कर देंगे हम रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न कर दिए, यहाँ पे रिटर्न कर दिए, मतलब यहाँ पे 4, 4, 3 रिटर्न हो गया। रिटर्न होते 1, 2, 3, मतलब हम देखेंगे कि हम यहाँ तक चले गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या प्रिंट होगा, रिटर्न हम जब कर रहे थे मतलब 4 प्रिंट होगा, 3, 2, 1 ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कोड है प्रिंट करने के लिए है, तो इसीलिए हमने क्या यूज़ किया वॉइड। 2 बेसिक प्रॉब्लम हम मिटा दिए थे, हो गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक तीसरा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है LeetCode का 50, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन थोड़ा मीडियम लेवल का है, मतलब थोड़ा तो ट्रिकी होगा ही। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इम्प्लीमेंट द पावर ऑफ x⁴n विच कैलकुलेट x⁴n, मतलब पावर ऑफ x, n अगर होगा तो x⁴n ये समझना है हमको। x का वैल्यू 2 है एंड n का वैल्यू 10 है, मतलब 2⁻10 यही बोलना चाहता है। इस क्वेश्चन को हम रिकर्सन से करेंगे, ठीक है। दूसरी तरीका भी है कि लूप से तो होगा ही इस क्वेश्चन को, बट रिकर्सन से हम ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। मुझे एक एग्जांपल लेना है, लाइक 2⁴, ठीक है। 2 and 4, n का वैल्यू 4 एंड a का वैल्यू 2, a⁴n
ए टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन, कुछ भी, ए का वैल्यू 2 एंड एन का वैल्यू 4, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2,4, ठीक है। 2 टू द पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2,3। 2 टू द पावर 4 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 टू द पावर 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम ये भी लिख सकते हैं ना, 2 इंटू पावर ऑफ 2,3, ये हम लिख सकते हैं कि नहीं, 2 इंटू पावर ऑफ 2,3, मतलब इसका जो वैल्यू है 2 टू द पावर 3 एंड 2 इंटू 2 टू द पावर 3। रिकर्सन, पावर फंक्शन कॉल इटसेल्फ, रिकर्सन हो गया और कुछ नहीं है। मतलब इसको अब जनरलाइज करेंगे तो क्या होगा कि ए का वैल्यू 2 है तो ए इंटू ए एन माइनस 1, एन का वैल्यू 4 था, एन का वैल्यू 4 था, यहाँ पे 3 हो गया तो एन माइनस 1 कर दिया, हो गया काम। बट नेगेटिव के लिए थोड़ा अलग है। नेगेटिव के लिए क्या है कि बहुत कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, पॉजिटिव के लिए जैसे निकालते हैं ना आंसर वैसे ही निकालेंगे, ठीक है। लाइक ए टू द पावर एन है तो ए टू द पावर एन ही निकालेंगे। अगर ए टू द पावर मतलब एन का वैल्यू अगर नेगेटिव में है तो 1 कर देंगे और ए टू द पावर माइनस एन कर देंगे। सपोज यहाँ पे है कि एन का वैल्यू -4, ठीक है, -4, तो हम क्या किए, इसका वैल्यू 2 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4 यूज़ किए, मतलब 2 टू द पावर माइनस ऑफ एन, 2 टू द पावर माइनस ऑफ एन, -4 का माइनस क्या करेंगे तो 4 होगा ना, तो 1/2 टू द पावर 4, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है बहुत इजी सॉल्यूशन है, 2 इंटू 8 2,3 कर देंगे, इजी सा सॉल्यूशन है। इसका कोड आप लिख सकते हो, ठीक है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, हम कोड दिखा देते हैं। एक जो ऑप्टिमल है ये कोड ऑप्टिमल है, बट ये नेगेटिव के लिए दोनों के लिए सेम है। पॉजिटिव के लिए जो आंसर आएगा यहाँ से आंसर आएगा माई पावर हेल्पर से पॉजिटिव का आंसर आएगा, ठीक है। पॉजिटिव के आंसर में हम -n कर देंगे एंड 1 कर देंगे, तो नेगेटिव के लिए, एंड पॉजिटिव के लिए ये जो आंसर आएगा वो ही रिटर्न होगा, ठीक है। तो ये जो है कि ऑप्टिमल है, बट इस कोड को हम ईजी से लिख सकते हैं, ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, फैक्टोरियल की तरह ही है, ईजी से लिख सकते हैं। एंड इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। तो रिकर्सन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या कैसे होता है, रिकर्सन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब नंबर ऑफ द रिकर्सिव कॉल इनटू नंबर ऑफ ऑपरेशन इन ईच रिकर्सिव कॉल। मतलब एक रिकर्सिव कॉल में कितना ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, क्या फॉर लूप चल रहा है या नहीं चल रहा है, हमको बहुत सारी चीज़ दिमाग में रखना है। यहाँ पे तो बिग ऑफ 1 में मतलब कांस्टेंट टाइम में हो रहा है, ठीक है। रिकर्सिव जो ऑपरेशन है वो कांस्टेंट टाइम हो रहा है तो बिग ऑफ 1 हो गया, एंड जो कॉल है वो n टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो n इंटू बिग ऑफ 1 बिग ऑफ n है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका, ठीक है। अगर हम इस कोड को ऑप्टिमाइज वर्जन में देखने जाएँ तो नेगेटिव के लिए तो वो सेम लॉजिक लगेगा, ठीक है। हम पॉजिटिव के लिए देखते हैं और नेगेटिव के लिए तो ऐसे ही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इस क्वेश्चन को मैथमेटिक्स में कैसे सब सॉल्व कर सकते हैं, अगर 2 टू द पावर 4 दिया होगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर 2 टू द पावर 5 होगा तो इसको कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 2 टू द पावर स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर यहाँ पे ऑड नंबर है 5 है तो यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा लिखना होगा। अगर यहाँ पे इवन नंबर है तो यहाँ पे 2 अलग अलग डिवाइड कर देंगे और कुछ नहीं है। अगर ऑड नंबर होगा तो x इंटू एक्स टू द पावर n/2 x टू द पावर n/2, और इवन होगा तो n/2 और कुछ नहीं है, ठीक है। कोड हम दिखा देते हैं पहले, बाद में इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। कोड में क्या है कि ए बेस केस है, बाद में देखते हैं, ठीक है। पार्शियल आंसर जो है माई पावर हेल्पर ऑफ x, n/2, मतलब n/2 हम किए थे, n/2 कर दिए, ठीक है। एंड उसके बाद अगर ये इवन नंबर है n/2 मतलब n मॉड्यूलो 2 = 0 मतलब इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे कि n/2 एंड n/2 यहाँ पे कैसे किए थे, इवन नंबर है ना तो n/2 एंड n/2 दोनों चीज़ किए थे। तो इवन नंबर के लिए पार्शियल आंसर इंटू पार्शियल आंसर, और ऑड नंबर अगर होगा ना x इंटू पार्शियल आंसर इंटू पार्शियल आंसर हो गया ऑड नंबर के लिए। और बाकी जब 0 होगा इनका वैल्यू तो n/2 करते करते तो 0 तक आएगा ना, 0 या फिर उससे नीचे जाएगा। तो जब भी उससे नीचे या 0 होगा तो यहाँ पे हम डबल है तो 1.0 रिटर्न किए थे, ठीक है। और जो नेगेटिव नंबर के लिए कोड है वो एकदम सेम होगा नेगेटिव के लिए।
और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे देख सकते हैं, हमारा पहला था n, उसके बाद हो गया n/2। हम ये भी जानते हैं कि अगर हम जब फॉर लूप लिखते थे, फॉर लूप में अगर i इक्वल्स टू 0 से n तक हम जाएंगे, फॉर लूप या व्हाइल लूप में, फॉर लूप में तो i प्लस प्लस i माइनस माइनस ऐसे होता है। अगर i का वैल्यू अगर हम एक्सपोनेंट से इंक्रीज़ करें, लाइक i इक्वल्स टू i इंटू 2, मतलब हर बार 2 से मल्टीप्लाई होते जाए, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि तो इस केस में क्या होता है कि log n आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, log ऑफ n आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है कि पहले जो n था, उसके बाद n/2 है, उसके बाद n/4, उसके बाद n/8, ऐसे करते करते कितने 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। इसको हम देखेंगे कि 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 एंड 2 क्यूब, ऐसे करते करते 2 to the power k तक आएगा। तो n डिवाइड बाई 2 to the power k इक्वल्स टू 1 करेंगे तो 2 to the power k इक्वल्स टू n होगा, एंड k का वैल्यू जो आएगा log ऑफ n आएगा, ठीक है। तो log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा इसका। तो यही था आज का लेक्चर, और कुछ नहीं है। थैंक यू। अगर समझ आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाय।